हेलो, आप सभी का टीचिंग बाय आर के माथुर यूट्यूब चैनल पर फटाफट वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लगातार आप लोग को वीडियो मिलते रहेगा। ठीक है, बीपीएससी टीआरई 4.0 का लगातार आप लोग तैयारी करते रहिए। साथ ही साथ रेलवे का कोई भी पोस्ट हो, एलपी हो, टेक्नीशियन हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, ठीक है, जेई हो, आरपीएफ हो, इसके अलावा एसएससी का यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान की टॉप 20 एमसीक्यू देखने वाले हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इकट्ठा करके मैं लगातार आप लोग को डिस्कस करूंगा विद एक्सप्लेनेशन के साथ। तो ज़रूर आप लोग पूरी वीडियो को देखिएगा, डिटेल्स में समझेंगे और इस प्रकार से लगातार आप लोगों को एग्ज़ाम तक मिलेगा वीडियो। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आप एग्ज़ाम दे के निकलिएगा तो जनरल साइंस से क्वेश्चंस ज़रूर आपसे जो है पूछा जाएगा। और आप लोग देखिएगा कि क्वेश्चन जो भी करवाएंगे बस उसी पर आधारित क्वेश्चंस रहेंगे, आराम से क्वेश्चंस को अटेंड कर पाइएगा। तो शुरुआत करते हैं आज का पहला क्लास। ठीक है, आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। चलिए, पहले क्वेश्चन से आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट किसको बोलते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट किसको कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोग क्लास 10th में आप लोग पढ़े होंगे गुरुत्वाकर्षण के बारे में। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं उसका गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। ये क्या कहता है, इसको ध्यान से सुनिएगा कि दो मासेस रहेगा m1 और m2, दो मास है। ठीक है, ये दो मास के बीच में आकर्षण बल एक कार्य करता है और इसके बीच में r एक डिस्टेंस है सपोज दैट। ठीक है, और इसमें भी फोर्स लग रहा है एक साइड में और ये भी फोर्स लग रहा है। ध्यान रखिएगा दोनों मास के बीच में जितना ही डिस्टेंस कम होगा उतना ही अट्रैक्टिव जो फोर्स होगा उतना ही स्ट्रांग होगा। ठीक है, यानी अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशनल फोर्स न्यूटन्स क्या कहता है कि न्यूटन्स के गुरुत्वाकर्षण नियम के अकॉर्डिंग कह रहा है कि ब्रह्मांड में यानी इस यूनिवर्स में स्थित किन्हीं दो पिंडों के बीच जो कार्य करने वाले आकर्षण बल होते हैं यानी अट्रैक्शन फोर्स होते हैं, उनके दरम्यान, मान लीजिए m1 एक दरम्यान है लेटस, है ना, और m2 एक दरम्यान है, दूसरा दरम्यान है, उनके गुणनफल का अनुक्रमपाती होता है। ठीक है, तथा उनके बीच की दूरी क्या है, यहाँ पर r है ना, उनके बीच की दूरी की वर्ग का, यानी r को जो हम वर्ग करते हैं तो ये r स्क्वायर बन जाता है, उसके वर्ग का क्या होता है, व्युत्पन्नपाती, जिसको हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। ठीक है, यानी फाइनली जो एक फॉर्मूला निकलता है r इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, यानी f इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दोनों पिंडों के गुणनफल और उसके बीच के दूरी के स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी r स्क्वायर ये। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला बन जाता है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। और इन्वर्सली को हम लोग जब हटाते हैं इसको तो f इक्वल टू लिखते हैं g, कैपिटल G मानते हैं m1/m2 बटे r स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर जो g कैपिटल G है उसे हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, हिंदी में बोलते हैं उसको सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक है, इसी को यही जी को। ठीक है, तो ये फाइनली एक फॉर्मूला निकलता है जो गुरुत्वाकर्षण के यूनिवर्सल कांस्टेंट को दर्शाता है। ठीक है, यानी जी। ठीक है, और कैपिटल जी का आप लोगों को मालूम होना चाहिए, कैपिटल जी का जो वैल्यू होता है वो आपको 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे kg स्क्वायर, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये आप लोग फार्मूला टू नोट कर लीजिएगा, यदि मालूम है तो ठीक है, अदरवाइज ये फार्मूला डायरेक्ट पूछ देता है। बीपीएससी का पेपर है उलट के देख लीजिएगा या फिर रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम निकाल के देख लीजिएगा। हालांकि ये क्वेश्चंस रेलवे, एसएससी, बैंकिंग और बीपीएससी सारे में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चंस पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। तो हमने देखा कि 6.67 टू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई kg स्क्वायर आ रहा था कैपिटल जी का वैल्यू।
तो ये तो हम लोग को मालूम है कि ये आपका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। और ये क्या है, यूनिट है, किसका यूनिट, जी का। और जी क्या है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट। पूछ कह रहा है क्वेश्चन में, ऐसा यूनिट पूछ रहा है, तो आसानी से आप आंसर को लगाइएगा। आसानी से आंसर को लगा सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। इसी प्रकार से हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक चीज़ के बारे में, ठीक है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, किसी धारावाहिक चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र प्रमुख होते हैं। किसी धारावाहिक चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र प्रमुख होते हैं। 4 ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। 4 ऑप्शन है आपके पास, फटाफट इसका राइट आंसर बताइए। चार ऑप्शन है आपके पास, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। किसी धारावाहिक चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र प्रमुख होता है। ठीक है, तो ये एक संकेंद्रित वृत्त होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, संकेंद्रित वृत्त। ये होता क्या है कि आप लोगों को पता होगा, किसी भी मैग्नेट के 2 पोल होते हैं ना। किसी भी मैग्नेट के क्या होते हैं, 2 पोल होते हैं। एक होता है नॉर्थ पोल और दूसरा होता है साउथ पोल। ये हमेशा जो है नॉर्थ से साउथ की ओर इंगित करता है। इस प्रकार से आपको चलते रहेगा, घूमते रहेगा इस प्रकार से, है ना। नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ, इस प्रकार से चलते रहेगा। क्लियर है। जब इसको हम तोड़ देते हैं तो फिर भी इसका 2 पोल में बढ़ जाता है। क्लियर है। और ये जो प्रवाहित करेगा इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, तो उसको हम संकेंद्रित वृत्त कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्षण चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होगी। क्षण चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होगी। मान लीजिए ये एक मैग्नेट, छोटा सा मैग्नेट। मैग्नेट ऐसे कोई प्रकार के होते हैं, ठीक है। लेकिन इस मैग्नेट के कई डायरेक्शन होगा जो अट्रैक्शन करता है कोई वस्तु को। ध्यान रखने का, निकल मेटल, निकल, कोबाल्ट और आयरन जो है उस वस्तु को सबसे ज़्यादा जो है आकर्षित करता है, प्रॉपर्टी उसको रखता है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि क्षण चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिणी ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर, ठीक है। उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर। एक मिनट, ठीक है। अब देखिए, दक्षिण ध्रुव से हमने अभी बताया कि नॉर्थ से साउथ की ओर ये रिमूव करता है। इसका मतलब होता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो होती है वो किसी भी बंद वक्र का निर्माण करती है, ठीक है, तथा चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से निकल कर या दक्षिण की ओर चली जाती है, यानी नॉर्थ से लेकर साउथ की ओर। तथा चुंबक के अंदर, यहाँ पर पूछ रहा है, यहाँ पर भीतर पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। भीतर या भीतर पूछे या अंदर पूछे, चुंबक के अंदर या चुंबक के भीतर दक्षिण से उत्तर ध्रुव की ओर जाता है, ठीक है। अंदर यदि पूछे या फिर आपका भीतर पूछे या फिर भीतर पूछे तो राइट आंसर मारिएगा दक्षिण से उत्तर की ओर। और यदि आपसे पूछे कि चुंबक के बाहर, ये हो जाएगा आपका बाहर की ओर। चुंबक के बाहर की ओर जो बाहर की ओर जो होगा वो उत्तर ध्रुव से निकल कर दक्षिण की ध्रुव की ओर आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस को सबसे पहले रीड करना है अच्छे तरह से। पूछेगा क्षण चुंबक के भीतर पूछेगा या अंदर पूछेगा, चुंबक क्षेत्र रेखा की डायरेक्शन क्या होगा, तो आप आंसर लगाइएगा कि साउथ से लेकर उत्तर की ओर, यानी साउथ से लेकर नॉर्थ की ओर। और यदि आपसे पूछे क्षण चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होगी, तो नॉर्थ से साउथ होगा, ठीक है। बाहर में होता है नॉर्थ साउथ, अंदर में जो होता है दक्षिण से ध्रुव की ओर, साउथ से नॉर्थ, ये ऑपोजिट होता है। ये दोनों आप लोग को क्लियर कर लेना है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4। चुंबक के उत्तरी ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है। चुंबक के उत्तरी ध्रुव पर चुंबकीय
रेखाएं होती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ध्रुव से निकलने वाली रेखाएं। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा डिस्कस करते हैं कि जो चुंबक होते हैं वो नॉर्थ पोल पर, पोल मतलब होता है ध्रुव, ध्यान रखिएगा। तो जब चुंबक के नॉर्थ पोल पर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं ध्रुव से निकलने वाली रेखाएं होती है, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं एक ऐसा काल्पनिक रेखा है जिसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल लाइन, जिसमें किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। कहने का अर्थ यह है कि कोई भी मान लीजिए एक रेखा है, तो वह नॉर्थ साउथ से शुरू होकर चुंबक के जो बाहर यानी एक्सटर्नल फील्ड होता है उसमें दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त हो जाती है। ठीक है, यानी बाहर की ओर। हमने अभी बात किया इससे पहले कि बाहर की ओर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा कि या किसी भी फील्ड में जब बाहरी वर्ड आ जाएगा तो आप लोग को क्या लगाना है? आप लोगों को नॉर्थ से साउथ की ओर समाप्त होगा, नॉर्थ से शुरू होकर साउथ में समाप्त हो जाएगा, यानी उत्तर से शुरू होकर दक्षिण में समाप्त हो जाएगा। लेकिन जबकि चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दक्षिण से शुरू होगा और यह उत्तर पोल पर समाप्त हो जाएगा। तो चुंबक के उत्तरी ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र पूछ रहा है, तो ध्रुव से निकलने वाली ये रेखा ही होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर का है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है स्टेटमेंट वो सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है स्टेटमेंट वो आपका सही है, ये बोला जा रहा है ना। तो सबसे पहले इस प्रकार से जब भी क्वेश्चंस आए तो आप लोग सबसे पहले इसको रीड कीजिएगा ध्यानपूर्वक से, क्योंकि इसे रीड कर लीजिएगा तो आपका जो है जो क्वेश्चंस का आंसर होगा वो आपको मालूम चल जाएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चंस को पहले रीड कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए, हम लोग जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता क्षण चुंबक के केंद्र में सर्वाधिक प्रबल होती है। कोई भी दो चुंबकीय बल रेखाएं प्रतिजित नहीं करती, ये भी सही है। चुंबकीय बल रेखाएं बंद सतत यानी क्लोज कंटिन्यूस सर्विस होती, बिल्कुल सही है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा की प्रबलता क्षण चुंबक के केंद्र पर नहीं, केंद्र पर प्रबलता कैसे होगा? राइट, इसका नहीं होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 और 3 होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्न युक्तियों में से कौन सा चालक के विभवांतर को बनाए रखने में मदद करता है? विभवांतर को बनाए रखने में मदद करता है, और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि विभवांतर जो होता है वो मेजरमेंट किस करता है? तो ये विभवांतर को एक होता है मेजरमेंट, विभवांतर को जो मेजरमेंट करता है उसको हम बोलते हैं आमीटर। ठीक है, क्या बोलते हैं? विद्युत धारा को आमीटर और इसको बोलते हैं विभवांतर को वोल्टमीटर। ठीक है, जो बनाए रखता है। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि इसे विभवांतर को बनाए रखने में मदद करता है, उसे हम बैटरी या सेल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। उसको हम सेल बोल सकते हैं या बैटरी। डिस्कस करते हैं कि बैटरी क्या करता है कि यह कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का प्राप्त होने वाला एक सोर्स होता है। बैटरी में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा वो आपका केमिकल एनर्जी में ट्रांसफ़र कर देता है, यानी मैकेनिकल एनर्जी या इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें से 2 या 2 से अधिक सेलों का एक कॉम्बिनेशन होगा जिसी को हम बोलते हैं बैटरी। ठीक है, ये क्या करता है? रासायनिक एनर्जी को स्टोर करता है और इस पर एनर्जी को क्या करता है? विद्युत ऊर्जा के रूप में उपलब्ध कराता है। ठीक है, और विद्युत सेल या बैटरी किसी भी विद्युत चालक के सिरों पर एक समान पोटेंशियल डिफरेंस को बनाए रखने में सहायता करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन में यहाँ पर जमलिंग है बट आपको आंसर देखना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कर रहा है? मैकेनिकल एनर्जी से डायरेक्ट कहाँ जा रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसको हम बोलते हैं डायनमो, है ना।
ये आप लोग को पढ़े होंगे, ठीक है, या जनरेटर बोल सकते हैं या डायनेमो बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर है ट्रांसफार्मर, बिल्कुल नहीं, ट्रांसफार्मर को हाई एसी से लो एसी, ठीक है, का काम ही इसका है। बैटरी जो होता है, यहाँ पर ऑप्शन में बैटरी भी है, ठीक है। तो अभी हमने बात किया, याद नहीं होगा, बैटरी होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक कूली जमीन से 20 किलोग्राम सामान को उठाता है और उसे जमीन से 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। समान पर उसके द्वारा किया गया काम क्या होगा। सबसे पहले 5 केजी का वस्तु उठाए या 2 किलो का वस्तु उठाए, तो यहाँ पर वर्क क्या होता है, वर्क तभी होता है, वर्क कब होता है सर बोलिएगा, वर्क तभी होता है जब डिस्प्लेसमेंट हो, यानी जब कुली जमीन, यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब कुली जमीन से 200 केजी या 20 केजी के दरम्यान को सामान को उठाता है और उसे जमीन से 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। यहाँ पर पूछ रहा है सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। ऐसे डायरेक्ट पूछ देता है वो आदमी कितना काम किया तो वर्क हो जाता है 0, ठीक है। लेकिन सामान के द्वारा पूछ रहा है तो यहाँ पर लिख रहा है गिवन दैट m इक्वल टू 20 kg, ठीक है। और g का मान कितना लेना है, ऐसे 9.8 मीटर पर सेकंड होता है, तो यहाँ पर उल्लेख कर दिया है तो वही लेना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन में ऊंचाई दिया हुआ है 2 मीटर। हम लोग जानते हैं कि कोई वस्तु को इस प्रकार से उठा कर रखता है तो वहाँ पर वेटेज जो होता है वो mg फोर्स लगता है ना, mg फोर्स लगता है, और ऊंचाई भी लिखा है h लगा देना है। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास दिया है 20, 10 लेना है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ऊंचाई दिया है 2। इस प्रकार से जब कैलकुलेट कीजिएगा तो 400 जूल आएगा, यानी टोटल वर्क कितना हो गया 400 जूल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, ये आपका ग्रुप डी का क्वेश्चन से 2018 में पूछा गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा 24 सितंबर 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए सामान पर उसके द्वारा पूछा जाए तो आपको फॉर्मूला लगा देना है इस प्रकार से, W इक्वल टू mg फोर्स, और ऊंचाई दिया रहेगा तो h लगा देना, इंटू कर देना, आंसर आएगा। ऐसे पूछ देता है कि ये मनुष्य द्वारा उस पर क्या वर्क हुआ, तो वर्क यहाँ पर हो नहीं रहा क्योंकि खड़े हैं, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि वर्क तभी होगा जब डिस्प्लेसमेंट हो, बट यहाँ पर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है कि समान द्वारा उसके द्वारा किया गया कार्य, तो है ना, काम की गणना करें, जूल इतना जूल होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रह की गति का नियम की खोज किसने किया था। तो ग्रह का गति का खोज जो है वो आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ये आपका केपलर्स ने किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। गैलीलियो का नियम है तारे के समूह का होता है, वो आप न्यूटन्स के फर्स्ट नियम पर आधारित उल्लेख किया गया है, और आइजन न्यूटन ने आपका गुरुत्वाकर्षण नियम दिया था, और स्टाइन का जो मास रिलेशन इक्वेशन है वो प्रतिपादन किया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि कैथोड किरण प्रयोग पहले बार किसके द्वारा किए। कैथोड किरण का है ना, यहाँ पर कहाँ छूट गया है, कैथोड किरण का प्रयोग सबसे पहले बार किसके द्वारा किया गया है, कैथोड किरण, ठीक है। आप लोग नाम सुने होंगे कैथोड एनोड, ठीक है। कैथोड एनोड का नाम सुने हैं या नहीं सुने, तो बोले सर सुने, नहीं सुने तो ध्यान रखिएगा। कैथोड किरण जो है वो जे थॉमसन का नाम सुने होंगे, जिसने इलेक्ट्रॉन्स की खोज किया था, तो उसने ही सबसे पहले कैथोड किरण का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जे थॉमसन। इसके अलावा जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन्स का खोज किया था, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का खोज जे थॉमसन ने ही किया था, ठीक है। परमाणु के नाभिक मॉडल प्रथम बार अंडरस्टैंड रदरफोर्ड द्वारा, ठीक है। अच्छा कैथोड किरण, एक मिनट,
एक मिनट। कैथोड किरण, ठीक है, जे थॉम्सन होगा, वो आपका दूसरा मॉडल था, ठीक है। रदरफोर्ड वाला दूसरा मॉडल था, उसमें तो नाभिक मॉडल परमाणु के बारे में बताया था। यहाँ कैथोड किरण जे थॉम्सन, राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 11। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल का निर्माण नहीं करता है। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल पढ़े होंगे आप लोग। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल को हम लोग देखेंगे। रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है वो वर्णन नहीं करता है। क्या नहीं वर्णन करता है? कि परमाणु को स्थायित्व का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल होता है उसको ध्यान से सुनिएगा। ये मॉडल जो है सन 1911 ईस्वी में रदरफोर्ड ने इसका खोज किया था। और इसके अनुसार रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग कि अल्फा किरण जो होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं, वो स्कैटरिंग का प्रयोग किया था। उन्होंने अल्फा पार्टिकल के स्कैटरिंग करके प्रयोग किया था। इस नियम के अनुसार देखा जाए तो किसी भी परमाणु के केंद्र हो या न्यूक्लियस हो, उसकी खोज के लिए उत्तरदायी था। इस प्रकार उन्होंने सोने, है ना, जिसको बोलते हैं स्वर्ण, ठीक है, सोने धातु का, है ना, गोल्ड मेटल का पतले पन्ने पर अल्फा किरण को प्रक्षेपित किया था, बौछार किया था। उस पर उन्होंने पाया कि कुछ जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो स्वर्ण मेटल्स यानी स्वर्ण धातु जो होते हैं पन्ने को पार चले जाते हैं, और कुछ पार्टिकल जो होते हैं वो परमाणु के नाभिक से टकराकर वापस उसी दिशा में चला आता है। तो इस पर परमाणु में नाभिक का पता चलता है, ठीक है। इस प्रकार से ये पता चला है। तो क्वेश्चन सी भी बनता है कि रदरफोर्ड जो परमाणु मॉडल है उसमें अल्फा पार्टिकल पर किस पर बौछार किया गया था? तो गोल्ड पर, ठीक है, सोना पर, ध्यान रखिएगा, सोना पर बौछार किया गया था, स्कैटरिंग किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। कौन सा परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है? सबसे पहले आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि परमाणु तो आप लोग जानते हैं, उप परमाणु क्या होता है? उप परमाणु जानते हैं? उप परमाणु क्या होता है? उप परमाणु होता है क्या? पहले सबसे पहले बताइए तो। क्या होता है उप परमाणु? परमाणु तो सुने हैं, ठीक है, मेटल्स, ये एटम्स। सब एटम क्या होता है? चलिए इसका राइट आंसर दीजिए। सब एटम किसको बोलते हैं? देखिए सब एटम न्यूट्रॉन हो, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ये जो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन है वो परमाणु के उप परमाणु कण होते हैं, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं सब एटम। इसी को क्या बोलते हैं? सब एटम बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चंस कई बार पूछता है एग्जाम में, और आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया ये सवाल है, ठीक है। तो न्यूटन जो होते हैं, ये न्यूटन ने न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सब सब एटम्स होते हैं। जबकि जीनोन किसी भी परमाणु के सब एटम्स, कण या पार्टिकल्स नहीं, बल्कि यह आवर्त सारणी के यानी पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो 8वें पोजीशन में ये रहेंगे, 18वें वर्ग पर रहते हैं, ठीक है, स्थित रहते हैं। और ये एक प्रकार का जीनोन जो होते हैं एक प्रकार क्या होता है? इनर्ट गैस होता है, इनर्ट गैस होते हैं जिसको बोलते हैं अक्रिय गैस। बाकी प्रोटॉन हो, इलेक्ट्रॉन्स हो और न्यूट्रॉन हो, ये सभी उप परमाणु होते हैं। सब क्या बोलते हैं इसको? सब एटम्स बोलते हैं, ठीक है। और जीनोन क्या होता है? एक अक्रिय गैस होता है जिसको हम बोलते हैं इनर्ट गैस, ठीक है। ये आपको पीरियोडिक टेबल में 18वें वर्ग में मिलेगा, ठीक है, जीनोन।
तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है, तो नहीं आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका जीनॉन, क्योंकि जीनॉन एक प्रकार क्या है, ये आपका अक्रिय गैस है, इनर्ट गैस है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आसान क्वेश्चन से कई बार हमने डिस्कस किया था। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? कोशिकाओं का पावर हाउस किसको बोलते हैं? सिंपल सा सवाल है, इतना आसान सवाल है कि कोई भी इसका आंसर दे सकता है। ठीक है, तो राइट आंसर जो होगा हो जाएगा माइक्रोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सभी भी रासायनिक यानी सभी जो सभी रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया यानी एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसलिए हम क्या कहते हैं, इसको पावर हाउस कहते हैं या कोशिका का बिजली घर कहते हैं। और इसकी खोज उन्होंने 1857 ईस्वी में अल्बर्ट वन कोलियर ने किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 14 कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका घटक को कोशिका के प्रोटीन के कारखाना के रूप में जाना जाता है? तो कोशिका का जब प्रोटीन या कारखाना कहा जाए तो आपको मालूम होना चाहिए राइबोसोम को कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, राइबोसोम को। अब राइबोसोम को क्यों बोलते हैं, अब देखिए राइबोसोम क्या होता है। राइबोसोम सबसे पहले जानना है कि राइबोसोम इसमें होता क्या है। तो आरएनए और प्लस प्रोटीन, आरएनए और प्रोटीन जो होता है इसे दोनों से मिलकर राइबोसोम का निर्माण होता है। ठीक है, और प्रोटीन में सबसे ज़्यादा क्या मिलता है आपको, प्रोटीन में सबसे ज़्यादा आपको एनर्जी मिलेगी। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट वसा में फैट में भी मिलता है, लेकिन प्रोटीन में एक अलग मिलता है। बट आरएनए जो होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड जिसको बोलते हैं, और प्रोटीन जब मिल जाता है आपस में तो राइबोसोम का निर्माण करता है। ठीक है, ये एक प्रकार का अंत कोशिका संरचना है जिसको हम लोग बोलते हैं इनर्ट सेल स्ट्रक्चर। राइबोसोम को कोशिका के प्रोटीन के कारखाना कहा जाता है और यह कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान रखता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। कौन सी कोशिकांग विषाक्तता पदार्थ और औषधियों के जहरीला प्रभाव को खत्म कर देता है? एकदम खतरनाक क्वेश्चन है, और जब भी आप एग्जाम में बैठिएगा एकदम पूछ देगा यही क्वेश्चन तो। ठीक है, देख लीजिएगा क्वेश्चन एकदम पूछेगा, उठा के सीधा क्वेश्चन दे देता है। इसलिए हम वैसे क्वेश्चंस को शामिल किए हैं इसमें कि क्वेश्चंस आप एग्जाम में बैठिए, उसके बाद देखिए क्वेश्चंस आप लोगों को एकदम छप देगा। तो कोशिकांग विषाक्तता पदार्थ। ठीक है, और इस औषधियों के जहरीला प्रभाव को खत्म कर दे तो उसे बोलते हैं अंतर्द्रव्यीय जालिकाएं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब अंतजालिका इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम CLUM है ना, रेक्टिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ये जो होते हैं सुकेंद्रित कोशिका यानी यूरोकैरियोटिक सेल में स्थिर एक झिल्लीदार कोशिकांग होते हैं। इसके प्रमुख कोशिकांग विषाक्तता पदार्थ और कोशिका या औषधीय पदार्थ के जहरीला प्रभाव को खत्म कर देता है। अंतर्द्रव्यीय जालिका जिसको हम एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कहते हैं को रचना प्लाज्मा झिल्ली के समान होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछेगा आपके एग्जाम में कि निम्नलिखित में से किन्हीं प्राणी उत्तक में चपटी कोशिका होती है?
तो इस प्रकार से यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि चपटी कोशिका किसमें होती है, तो आपको बोल दिया सल्की उपकला में। सल्की उपकला क्या होता है, तो ये भी एक प्रकार का टिश्यू होता है जो एक चपटी सेल के पतले स्तर का बना होता है, ठीक है। और इसके किनारे अनियमित होते हैं और यह टिश्यू जो होता है रक्त वाहिका को भीतर में तथा फेफड़े के वायुकोश में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन 16 में देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम स्टार्च को सरल शर्करा में विघटित कर देता है। स्टार्च को जो होगा सरल शर्करा में विघटित कर देता है। स्टार्च मतलब समझ रहे हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं माड़, ठीक है। और अब लोग क्या करते हैं, चावल को बार बार धो देते हैं, तो उसमें जो होता है आपका कुछ परसेंट जो मिलेगा वो आपका नष्ट हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ज़्यादा उसको राइस को नहीं धोना है, ठीक है। एक बार धो लिए, आप उसको रगड़ के धोइएगा तो फिर दिक्कत है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, इनमें से कौन सा एंजाइम स्टार्च को सरल शर्करा में विघटित कर देता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेप्सिन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेप्सिन जो होता है एंजाइम प्रोटीन को विघटित कर सरल पदार्थ में परिवर्तित कर देता है। यह आमाशय से निकलकर जठर रस में पाया जाता है, ठीक है। इसे एक क्वेश्चन से इससे बनता है कि पेप्सिन एंजाइम को पाचन क्रिया में अपने कार्य करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, आप लोग नाम सुनते होंगे, की उपस्थिति की आवश्यकता होती है, क्योंकि पेप्सिन जो होती है वो एंजाइम भोजन में पाए जाने वाले प्रोटीन को पाचन कराता है, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ से। और इसके अलावा पेप्सिन एंजाइम जो होता है, ये पेप्सिन एंजाइम जो होता है वो आपको प्रोटीन पाचन एंजाइम भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटीन पाचक एंजाइम। इसे हम प्रोटीन पाचक एंजाइम भी बोलते हैं। और लाइपेज क्या होता है, लाइपेज वो होते हैं वसा पाचक एंजाइम। प्रोटीन पाचक एंजाइम और एक होता है वसा पाचक एंजाइम। टेप्सिन भी जान लीजिए, टेप्सिन होता है एंजाइम का स्रवित अंगाशय द्वारा होता है, यह भी एक प्रोटीन पाचन एंजाइम है। ये भी सेम है, प्रोटीन पाचन एंजाइम की तरह ही है, ठीक है। और इमालेज जो होता है वो मानव लार में इमालेज नामक एंजाइम पाए जाते हैं। ये इमालेज जो होता है वो मानव के लार में रहता है, ठीक है, मानव लार में ये उपस्थित होता है। तो सारे चीज़ डिस्कस कर दिए। स्टार्च को क्या करता है, एंजाइम स्टार्च को सरल शर्करा में जो विघटित करता है उसको हम बोलते हैं पेप्सिन, ठीक है। अब सीधा सीधा क्वेश्चंस को सुनिए ट्रिक से, ठीक है। आप पेप्सी 1 रुपया वाला खाए होंगे आप लोग, ठीक है। अभी थोड़ा सा 2-3 रुपया लेता है, कहीं 5 रुपये हो गए कहीं। पहले 1 रुपया मिलता था, बेचने के लिए जो आता था वो प्लास्टिक का रहता था अंदर में, ठीक है, उसमें जमा हुआ रहता था, ठीक है। तो उस मान लीजिए वो एक प्रकार का स्टार्च है, ऐसे स्टार्च है नहीं लेकिन मानना है, क्योंकि याद रखना आपको ट्रिक से, ठीक है। तो वो आपका इस प्रकार से है। अब उसको क्या करना है, हम लोग धीरे धीरे उसको क्या करते हैं, चूस देते हैं, ठीक है। उसमें पानी ये ठंडा ठंडा निकलता था, ठीक है, क्योंकि वो जमा रहता था और बर्फ़ था ना, बर्फ़ था उसमें मिला हुआ रहता था, बहुत सारा अलग अलग प्रकार का मिलता था आपको, जैसे लीजिएगा, जैसे आपको हो जाएगा आपका ऑरेंज टाइप का रहेगा,